हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। तो बात करने वाले हैं हम आज पेडागोगी ऑफ हिंदी। हिंदी जो शिक्षा शास्त्र वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर और आपके बीए बीएड थर्ड ईयर के अंदर या फोर्थ ईयर के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। और अगर जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो ये नंबर दे रखे हैं, आप नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगी, वरना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये पीडीएफ रहने वाली है आपके लिए वीडियो जो कि हिंदी शिक्षा शास्त्र है। टेलीग्राम चैनल नाम दे रखा है मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। आप टेलीग्राम लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा देते हुए प्रकृति व विशेषताओं का वर्णन करो। दोस्तों, भाषा एक सामाजिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और इच्छाओं को शब्दों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। यह संप्रेषण का प्रमुख स्थान है। प्रमुख परिभाषाओं की बात करते हैं तो एक परिभाषा आती है जिसका नाम है ब्लूमफील्ड के अनुसार, भाषा मनुष्य द्वारा किया गया वह संप्रेषण है जो बोले गए शब्दों के माध्यम से होता है। जबकि विलियम्स क्या कहते हैं कि भाषा वह विद्या है जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। ये हुई भाषा की परिभाषा। फिर हम देखेंगे भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर सामाजिक स्वरूप। भाषा समाज में विकसित होती है और समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट है मानव निर्मित। ये केवल मनुष्यों के पास होती है, पशु पक्षियों में भाषा नहीं होती, केवल संकेत होते हैं। जबकि तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतीकात्मक प्रणाली। भाषा ध्वनियों और प्रतीकों पर आधारित होती है जिसका अर्थ निश्चित होता है। चौथा पॉइंट है परंपरा से प्राप्त। तो दोस्तों, भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलती है। जबकि 500 पॉइंट क्या है, भाषा स्थिर नहीं होती है, वह समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलती रहती है। फिर बात करते हैं भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है कि ध्वनि आधारित होती है, दूसरी नियमबद्ध होती है, तीसरी संक्षेपण का माध्यम होता है, चौथी है भाषा सीखी जाती है, पांचवा है भाषा विकासशील होती है, छठा भाषा अर्थपूर्ण होती है। हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जिसको विस्तार से पढ़ना वो पीडीएफ ले लें ताकि अच्छे से उनको याद कर सके। फिर भाषा विविध होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अन्य भाषाओं के साथ समन्वय का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। दोस्तों, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? मातृभाषा वह होती है जिसे कोई व्यक्ति जन्म से सीखता है और जो उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश में प्रचलित होती है। वह भाषा व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सबसे सटीक रूप में व्यक्त करने का माध्यम बनती है और ये भाषा उनके सोचने, समझने और सीखने का प्राथमिक भाषा कहलाती है। उदाहरण थे, हम किसी बच्चे का परिवार यदि हिंदी भाषी है तो उसकी मातृभाषा कैसी होगी? हिंदी। और हम जैसे राजस्थान के अंदर रहने वाले हैं तो अपने बीकानेर के अंदर, क्षेत्र के अंदर मारवाड़ी बोलते हैं, तो बच्चे भी कैसा बोलना सीख जाते हैं? मारवाड़ी बोलना सीख जाते हैं। अन्य भाषाओं के माध्यम से अगर समन्वय की बात करें तो आज के बहुभाषी, क्योंकि अनेक भाषाओं का ज्ञान होना बहुभाषी होता है, ठीक है, तो वैश्विक समाज में केवल मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अन्य भाषाओं जैसे क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी, विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे में आज कंपटीशन का दौर है, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए और मातृभाषा का ज्ञान भी अच्छे से आपको होना चाहिए। क्योंकि आप क्षेत्रीय क्षेत्र में होंगे तो आपको वहाँ की भाषा काम आएगी, जबकि आपको हिंदी भी नॉलेज के लिए अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भी आपकी कंपटीशन के लिए तैयार होनी चाहिए। बात करते हैं मातृभाषा और अन्य भाषाओं के बीच समन्वय। तो शिक्षा में समन्वय पहला पॉइंट है, शिक्षा में। दूसरा आता है संप्रेषण में सुविधा। तीसरा है सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। चौथा है रोजगार और वैश्विक अवसर। पांचवा आता है व्यक्तिगत विकास। दोस्तों, बहुभाषी व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी, सामाजिक रूप से सक्षम और मानवीय, मानसिक रूप से लचीला होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष इसका देख लेना, पीडीएफ लेके पढ़ लेना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता व पाठ योजना के सोपानों का वर्णन करो। पाठ योजना का अर्थ क्या होता है? तो पाठ योजना यानी लेसन प्लान, एक पूर्व नियोजित शिक्षण रूपरेखा जिसे शिक्षक पाठ पढ़ाने के लिए तैयार करता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, किन शिक्षण विधियों, सामाजिक गतिविधियों का प्रयोग करना है और छात्रों से क्या अधिगम होगा। सरल शब्दों में अगर कहें तो पाठ योजना एक ऐसी योजना होती है जिससे शिक्षक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुनिश्चित ढंग से अध्ययन करता है। दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता क्या है? तो हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ योजना अत्यंत आवश्यक होती है। सुनिश्चित
सुनियोजित शिक्षण सुनिश्चित करता है। भाषा के 5 कौशल होते हैं, विभिन्न कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, लेखन, बोलना, ठीक है, तो पठन कौशल भी होता है। इस प्रकार से 4 जो कौशल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पॉइंट है समय प्रबंधन में सहायक। तीसरा क्या है, शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट रहते हैं। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है छात्र केंद्रित शिक्षण संभव होता है। अगला है सृजनात्मकता में विविधता लाई जा सकती है और मूल्यांकन की तैयारी अच्छी इसके अंदर होती है। फिर दोस्तों पाठ्य योजना के सोपान कौन से हैं? तो पहला तो एक पूर्व क्रिया होनी चाहिए, यानी छात्र की पूर्व जानकारी करनी चाहिए, वातावरण तैयार होना चाहिए, पाठ से संबंधित जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न पूछे जाने, उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। पाठ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र नया शब्दावली सीखेंगे, लेखन कौशल विकसित करेंगे, व्याकरण समझेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए तैयार क्यों नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। आप सोचते हो हमारा काम हो रहा है, वीडियो हमारे पास आ गया हम देख लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब से सर को क्या फायदा होगा? आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियो के माध्यम से और लाइक और कमेंट करेंगे तो वीडियो आगे जाएगा और दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, ताकि आपके सहायता से और भी लोग अच्छे से वीडियो कंटेंट देख सके। इसीलिए बोलता हूँ आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी आपके लिए मैटर अच्छे से तैयार होगा, वरना आप क्या सपोर्ट करते नहीं हो। 900,000 लोग देखते हैं लेकिन लाइक करते हैं मात्र 50-60। इससे क्या होता है, रेपुटेशन डाउन होती है और आपको हमें पीडीएफ देनी पड़ती है। फिर तीसरा पॉइंट है शिक्षण सामग्री, चित्र, चार्ट, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, पीपीटी, वीडियो आदि का चयन होता है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तो पाठ को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। प्रश्नोत्तर, संवाद, पाठ वाचन, भूमिका निभाने जैसी शिक्षण विधियां अपनाई जाती है। जबकि बात करें अधिगम गतिविधियां, अभ्यास कार्य, प्रश्नों के उत्तर देना, वर्कशीट भरना, कहानी लिखना, मूल्यांकन, तो ये देखा जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा। मौखिक, लिखन, अभ्यास, गृह कार्य आदि के माध्यम से होता है। सपोज 7वां पुनरावृत्ति हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं बताते हुए उसके आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसा होना चाहिए अच्छा प्रश्न पत्र? तो आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम पर आधारित हो। दूसरा, संतुलित कठिनाई स्तर, जिसमें आसान क्वेश्चन भी हो, माध्यम भी हो, कठिन भी हो, तीनों प्रकार के प्रश्न होने चाहिए ताकि मूल्यांकन अच्छे से उसका किया जा सके। तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु का समुचित प्रतिनिधित्व है, यानी पाठ्यक्रम के सभी मुख्य भागों से प्रश्न शामिल होने चाहिए ताकि एक भाग को अधिक महत्व न मिल सके। चौथा, स्पष्टता एवं सटीकता, 500 उत्तर के लिए उपयुक्त निर्देश प्रश्नों के साथ निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि उत्तर कितने शब्दों में देना चाहिए ये भी अंक हमें निर्धारित कर सके। विविधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होने चाहिए, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरात्मक या बड़े वाले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी होने चाहिए। सातवां, समय निकालना, प्रश्नों की संख्या व उत्तर एक जैसा होता है कि समय भी निर्धारित मेंटेनेंस किया जा सके। पूर्वाग्रहित, कुछ थोड़ा नॉलेज पहले भी होना चाहिए, यानी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के प्रति पक्षपात न करता हो। फिर आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है? एक तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें, दूसरा वर्ग स्तर के अनुसार हो, तीसरा इस पर निर्देश देना हो, चौथा चिन्हित योजना हो, पांचवा प्रश्नों का क्रम हो, छठा पॉइंट क्या है, प्रश्नों की पुनरावृत्ति से बचें, और सातवां नवाचार की झलक हमें देखने को मिले, और आठवां पॉइंट आता है कि प्रश्नों का पूर्व परीक्षण हो। निर्देश निष्कर्ष इसका आपको इसका क्या मिलेगा कि एक आदर्श प्रश्न पत्र वही होता है जो पाठ्यक्रम के अनुसार स्पष्ट, संतुलित, निष्पक्ष और विद्यार्थियों की क्षमता का सम्यक मूल्यांकन करने वाला हमें मिले। इसकी रचना में शिक्षकों को विचारशील, अनुशासित और विद्यार्थी दृष्टिकोण केंद्रित हमें अपनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं से उत्तम क्यों मानी जाती है? दोनों परीक्षाओं के गुण और दोषों का वर्णन आपको विस्तार से पीडीएफ के अंदर मिलेगा। आप मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको उपलब्ध हो जाएगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अक्सर निबंधात्मक परीक्षाओं के बेहतर मानी जाती है क्योंकि निष्पक्ष होता है, इसमें मापनी समय की दृष्टि से उपयुक्त होती है। फिर अगला पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण क्या होते हैं? तो एक तो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, तेज मूल्यांकन होता है, समय की बचत होती है, व्यापक पाठ्य वस्तु का समावेश होता है, मूल्यांकन में समानता में देखने को मिलती है। जबकि अगर बात आ जाए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष क्या है, एक तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, रचनात्मकता यानी लिखने की शैली में कम होता है, फिर तुक्के मारने की संभावना ज़्यादा रहती है। और निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण कौन कौन से हैं? तो विचारों की अभिव्यक्ति, इसमें छात्र खुलकर लिख सकता है, अपने तर्क शक्ति, अपने सोच के आधार पर व्यक्त कर सकता है, जैसे बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं। दूसरा, गहन सोच की जांच होती है इसमें कि विद्यार्थी कितना सोच सकता है, कितना उसके अंदर लिखने की क्षमता है।
तीसरा भाषा शैली का विकास होता है। चौथा पॉइंट है कि निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष क्या है, तो एक तो दिमाग मूल्यांकन, मूल्यांकन में पक्षपात होता है और संपूर्ण पाठ्यक्रम का आकलन कठिन होता है। निष्कर्ष यही है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं संक्षिप्त, निष्पक्ष और व्यापक आकलन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जबकि निबंधात्मक परीक्षा छात्रों की गहराई, तर्क और अभिव्यक्ति को परखती है। इसलिए यदि दोनों प्रकार की विधियों का संतुलन हो तो मूल्यांकन और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं? इसके सोपानों का वर्णन करिए और बताइए कि हिंदी शिक्षण में इसका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। परियोजना विधि, तो इसके सोपानों का वर्णन बताइए। परियोजना विधि का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है कि एक ऐसी शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य को स्वयं योजना बनाकर क्रियान्वित करके तथा अनुभव से सीखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये विधि करते हुए सीखना लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसके सोपान कौन कौन से? पहला है परियोजना का चयन करना, तो विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, स्तर के अनुसार इसमें चयन होता है। दूसरा योजना बनाना, चयनित योजना को पूरा करने के लिए कार्य बनाना। तीसरा कार्यान्वयन, कार्यान्वयन यानी वास्तविक रूप से करना, जैसे एकत्रित करना, लिखना, बनाना आदि। चौथा है मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। फिर है हिंदी शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग कैसे? तो हिंदी शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग विद्यार्थियों को भाषा की विभिन्न कौशलों में दक्ष बनाने के लिए किया जा सकता है। फिर है निबंध लेखन की परियोजना, तो दोस्तों विद्यार्थियों को किसी सामाजिक विषय पर जानकारी एकत्रित कर निबंध लिखने का कार्य देना चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अभियान, कहानी लेखन परियोजना, एक चित्र या कथानक देनो। तीसरा वार्तालाप परियोजना, चौथा पत्र लेखन परियोजना, पांचवा नाट्य प्रस्तुति। और निष्कर्ष इसका यह निकलता है कि परियोजना विधि शिक्षण को रुचिकर, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाती है। इससे विद्यार्थियों को सोचने, योजना बनाने, कार्यान्वयन और भाषा प्रयोग की दक्षता का समग्र विकास होता है। यह विधि भाषा को केवल पाठ्य पुस्तक सीमित नहीं रखकर जीवन से जोड़ती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई योजना व सूक्ष्म प्रणाली योजना से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं बताते हुए प्रमुख सोपानों का वर्णन करो। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है ये, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो भी अगर ध्यान से देखते हो या लाइक कमेंट करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ये फायदेमंद रहने वाली है। इकाई योजना प्लान यूनिट, इकाई योजना एक शिक्षण योजना होती है जो जिसमें किसी विषय या पाठ्यक्रम एक विशेष इकाई को पढ़ाने की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाती है, जिससे उस इकाई में संबंधित उद्देश्यों, सामग्री, शिक्षण विधियों, सहायक उपकरणों, गतिविधियों और मूल्यांकन की योजना बनाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? तो व्यवस्थित योजना पूरे पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित करने की पढ़ाने की विधि है। स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होती है। समग्र दृष्टिकोण, तीसरा चौथा लचीलापन, पांचवा समन्वित लक्षण, ठीक है, शिक्षण। फिर इकाई योजना के सोपान, विषय चयन, इकाई का निर्धारण, उद्देश्यों की स्थापना। फिर है चौथा सामग्री का चयन करना, विभाजन करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, गतिविधियों की योजना बनाना, मूल्यांकन की योजना बनाना, ये इसके सोपान होते हैं। फिर है सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली क्या होती है? माइक्रो टीचिंग। इसका अर्थ देखिए ध्यान से, छोटा वाला क्वेश्चन और बड़ा वाला कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली एक प्रशिक्षण विधि है जिसका प्रयोग भावी शिक्षकों का विशेष शिक्षण कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। इसमें सीमित छात्रों, सीमित समय, सीमित विषय वस्तु के साथ शिक्षण अभ्यास करवाया जाता है। इसकी विशेषताएं, एक तो लघु अवधि होती है और प्रत्येक शिक्षण 5-10 मिनट का होता है। एक विशेष कौशल पर केंद्रित, जैसे हर अभ्यास में एक शिक्षण कौशल होता है जो कि प्रस्तुत प्रति आधारित होता है। शिक्षण के बाद फीडबैक देकर सुधार कराया जा सकता है। फिर है पुनर्प्रस्तुति, सुधार के बाद दोबारा प्रदर्शन करवाया जाता है। सुधारात्मक प्रक्रिया शिक्षण कौशल से बेहतर बनाने का अवसर हमें प्रदान होता है। इसके सोपान, योजना बनाना, प्रस्तुति देना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, विश्लेषण करना, पुनः योजना बनाना, पुनः प्रस्तुति करना, फिर से प्रतिपुष्टि करना, ये इसके होते हैं। फिर निष्कर्ष देख लिया। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? इसकी विशेषता लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, याद करके जाना। डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वह विधि होती है जिसमें भाषा को सीधे प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है, बिना किसी अनुवाद या मातृभाषा की सहायता के। इस विधि में भाषा को उसी तरह सिखाया जाता है जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, सुनकर, बोलकर, देखकर, करके, लर्निंग बाय डूइंग। इसकी परिभाषा क्या है प्रत्यक्ष विधि की? तो प्रत्यक्ष विधि वे होती है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए सीखता है, और केवल वही भाषा कक्षा में प्रयोग की जाती है जिस विधि में अनुवाद वही किया जाता है, बल्कि वस्तुओं, चित्रों, संकेतों और अभिनय के माध्यम से शब्दों का अर्थ समझाया जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है इसकी विशेषता है प्रत्यक्ष विधि की। अनुवाद का प्रयोग नहीं होता, सूत्र या वाक्य पर बल देता है, व्याकरण का नियम अलग से नहीं पढ़ा जाता, और चित्रों, मॉडलों और संकेतों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और उदाहरण के माध्यम से यदि एप्पल शब्द सीखना होता है तो शिक्षक कक्षा में सेब दिखाते हुए बोलेगा दिस इज एन एप्पल, वह एप्पल का हिंदी में उपयोग नहीं करेगा। निष्कर्ष,
प्रत्यक्ष विधि भाषा को जीवंत, व्यवहारिक और सीखने की एक प्रभावी विधि है जो विद्यार्थियों में बोलने समझने की क्षमता को अधिक विकसित करती है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंदी भाषा में मूल्यांकन की आवश्यकता को बताते हुए मूल्यांकन के किस किस विधियों का प्रयोग करना चाहिए, व्याख्या करो इसकी आवश्यकता। तो हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य केवल विद्यार्थी को अंक देना नहीं होता है, बल्कि उसकी भाषा दक्षता, सीखने के स्तर, समझ तथा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली परखना होता माना जाता है। विद्यार्थियों की भाषा दक्षता का निर्माण करता है, शिक्षण पद्धति की प्रभावशीलता को समझना है, कमजोरियों की पहचान करना, सीखने की गति को जानना, शिक्षण सुधार निर्देशित करना, समग्र विकास की जांच करना। इसकी विधियां कौन कौन सी है? तो मौखिक मूल्यांकन जैसे वर्णों का उच्चारण, संवाद, कहानी सुनना, भाषण, वाद विवाद, समाज प्रस्तुति, लिखन में रचनात्मक निबंध, पत्र, अनुच्छेद, ये सब आते हैं। तीसरी है पर्यवेक्षण विधि। कक्षा में विद्यार्थी की भागीदारी, उत्तर देने की शैली, भाषा व्यवहार का निरीक्षण, प्रदर्शन विधि, नाट्य प्रस्तुति, संवाद लेखन, समूह चर्चा में भागीदारी, स्वयं मूल्यांकन। तो छात्र स्वयं अपनी भाषा दक्षता का आकलन कर रहे। फिर है 7 नंबर आधुनिक तकनीकी का मूल्यांकन। तो ऑनलाइन क्विज, ऑडियो वीडियो प्रस्तुति का मूल्यांकन, डिजिटल पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट। निष्कर्ष क्या है इसका कि हिंदी भाषा के प्रभावी शिक्षण के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक घटक है। ये न केवल विद्यार्थी की भाषा योग्यता पहचानने का माध्यम है, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और दिशा देने वाला भी माना गया है। विभिन्न मूल्यांकन विधियों के संतुलित प्रयोग से भाषा शिक्षण अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनता जाता है। फिर हिंदी शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र क्या है, ये भी आप देख के जाना। मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया इसको। त्रिभाषा प्रथम भाषा होती है जो कि क्षेत्रीय भाषा होती है, हिंदी या कोई भी हो सकती है। द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज जो कि राज्य के आधार पर या गैर भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज जो पहली बार दूसरी में प्रयोग नहीं हुई है वो तीसरी भाषा हो जाती है। इस प्रकार से ये थर्ड लैंग्वेज का महत्व है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि गद्य व शिक्षण में, गद्य व पद्य शिक्षण में भाषा दृष्टि से कौन कौन से मूल अंतर हो सकते हैं, विस्तार से समझो। गद्य और पद्य दोनों ही भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम है, परंतु दोनों की भाषा शैली, उद्देश्य, संरचना और शिक्षण विधियों से अनेक मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से पद्य और गद्य के शिक्षण में जो अंतर होते हैं, विद्यार्थियों की समझ, अभिव्यक्ति क्षमता और संवेदनशीलता को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर क्या क्या है? तो गद्य की भाषा सीधी, स्पष्ट और व्यवहारिक और तार्किक होती है। ये सामान्य संवाद और लेखन शैली के अनुकूल होती है। दूसरी ओर पद्य की भाषा लयात्मक, सांकेतिक, विमानक और कलात्मक होती है। पद्य में अलंकार, प्रतीक, अनुप्रास, छंद आदि का प्रयोग अधिक होता है, जिससे भाषा अधिक भावपूर्ण हो जाती है। दूसरा पॉइंट है शब्द चयन और प्रयोग। तो गद्य में शब्दों का चयन अर्थ करने के लिए होता है, जबकि पद्य में शब्दों का चयन भाव, छंद और अलंकारों के अनुसार होता है। जबकि एक ही बात को गद्य में सामान्य शब्दों में बताया जाता है, जबकि पद्य में उसी बात को सौंदर्य, संगीतमयता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा पॉइंट है भाव और संवेदना की अभिव्यक्ति। चौथा पॉइंट क्या है? लय और संगीतमयता। पांचवा पॉइंट है शिक्षण विधियों में अंतर होना। प्रश्नोत्तर पाठ विश्लेषण। छठा है भाषा शिक्षण में योगदान देना। सातवां निष्कर्ष हो गया कि गद्य पद्य दोनों का शिक्षण भाषा विकास की दृष्टि से क्यों आवश्यक है, क्योंकि परंतु दोनों की प्रकृति और उद्देश्य भिन्न होते हैं। गद्य तर्क और तथ्य आधारित होता है, जबकि पद्य कल्पना और भावनाओं के क्षेत्र होता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों की रुचि, स्तर और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गद्य व शिक्षण में रणनीतियां अपनाए, ताकि भाषा संपूर्ण विकसित की जा सके। 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख करते हुए आगमन व निगमन विधि में अंतर स्पष्ट करो। इसके अंदर है पहले प्रत्यक्ष विधि, जिसमें भाषा को व्यवहार में प्रयोग करके व्याकरण सिखाया जाता है। दूसरी अनुवाद विधि। तीसरी है प्रयोगात्मक विधि, जो कि विद्यार्थियों का प्रयोग करके गतिविधियों के द्वारा। और चौथे आगमन विधि, इससे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनमें नियम निकालने को कहा जाता है, ये होती है आगमन विधि। तीसरी पांचवी होती है निगमन विधि, इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर आधारित उदाहरण देकर समझाया जाता है। आगमन और निगमन विधि में अंतर बात करते हैं, तो आगमन विधि में छात्र पहले कई उदाहरणों का अध्ययन करते हैं, उन उदाहरणों में समानता देकर वे स्वयं नियम निकालते हैं। ये विधि छात्रों को सोचने की क्षमता को बढ़ा देती है, उन्हें सक्रिय रूप से व्याकरण समझने में मदद करती है। उदाहरण कई वाक्यों में नए प्रयोग करके छात्र ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्ता ने कर्म पर क्रिया की, तो तब ने आ जाता है, ठीक है। दूसरा निगमन विधि में शिक्षक पहले से तय करता है कि इसके बाद उस नियम के आधारित होकर अभ्यास करवाया जाता है। यह विधि सरल, समय की बचत करने वाली होती है, इसमें छात्रों की भागीदारी होती है। जैसे शिक्षक पहले से कह देता है कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया के साथ गया, गई आदि का प्रयोग होता है, फिर उदाहरण देता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाटक शिक्षण के बारे में संक्षिप्त बताते हुए प्रमुख तत्व व लाभ बताइए। तो नाटक शिक्षण क्या होती है? शैक्षणिक विधि है, इसमें नाटक के माध्यम से बच्चों को भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। ये विधि विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, स्वाद कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक होती है। इसके तत्व की बात करें तो पात्र चयन, संवाद, भाव भंगिमा, स्वर और उच्चारण, मंच सजा और अभिनय होता है। नाटक के लाभ क्या होते हैं? भाषा विकास होता है, सामूहिकता होती है, नैतिक विकास शिक्षा,
रचनात्मकता, आत्मविश्वास में देखने को मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि को परिभाषित करते हुए वर्णमाला स्वर से विस्तार से वर्णन करो। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ध्वनि वे कंपन होती है जो स्वर्ण योग्य होती है, जिससे हमारे कान सुन सकते हैं। भाषा की दृष्टि से ध्वनि वे होती है जिसमें किसी भाषा में बोलचाल के दौरान अर्थ का बोध कराती है। तो भाषिक ध्वनि वे होती है जो मुख्य विभिन्न अंगों के सहयोग से उत्पन्न होकर किसी अर्थ को प्रकट करती है, वे होती है ध्वनि। वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी गई है जिसे बोला जा सकता है। उदाहरण अ क ग च आदि सभी वर्ण है, ठीक है। और वर्णों को दो भागों में बांटा है, एक स्वर और एक होता है व्यंजन। इसको देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा, तो स्वर वे ध्वनि होती है जिसे बोलने में समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध रुकावट से बाहर निकलती है, वो होती है स्वर। स्वर मुख से क्या होते हैं? अ आ ई उ री अ ई ओ औ अंगे, ठीक है। ये होती है विशेषता, क्या होती है इसके? ये उच्चारित होते हैं, इनका उच्चारण करते समय वायु मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती। व्यंजनों के साथ मिलकर शब्दों की रचना करते हैं। फिर व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो व्यंजन वे ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में वायु मार्ग में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे क ख ग ऐसे होता है, ठीक है। फिर इसकी विशेषताएं, उच्चारण जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छे समझा दिया। बाकी इसको पीडीएफ जिससे डिटेल से पढ़ना हो, यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। पेडागोगी ऑफ हिंदी चाहे कभी भी एग्जाम देना, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बीए बीएड सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी है, उनके समाधान किस प्रकार किए जा सकते हैं। तो हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया में अनेक समस्याएं सामने आती है जो शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उन समस्या को समझना, उनका उचित समाधान प्रस्तुत करना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। मुख्य समस्या प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव होना, योग्य शिक्षकों की कमी, शुद्ध उच्चारण और नामकरण में कठिनाई होनी, अभिरुचि की कमी होना, अनुपयुक्त शिक्षण विधियां और उपयुक्त सामग्री की कमी होना, तकनीक संसाधनों की अनुपलब्धता। समाधान के उपाय, तो क्षेत्रीय भाषा का सहारा लेकर हिंदी का शिक्षण करना, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना, उच्चारण और व्याकरण पर विशेष अभ्यास करना, रुचिकर शिक्षण विधियां अपनाना और नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना। फिर छठा पॉइंट है अधिक संसाधन उपलब्ध कराना। 7 नंबर है तकनीक का प्रयोग करना। और निष्कर्ष यही निकलता है कि हिंदी शिक्षण की समस्याओं का समाधान शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा प्रणाली के सम्मिलित रूप से संभव है यदि उपयुक्त विधियां, संसाधन और रुचिकर वातावरण उपलब्ध करना चाहे तो हिंदी शिक्षण अधिक प्रभावशाली और परिणामकारी सिद्ध हो सकती है। अंतिम क्वेश्चन इसका, कक्षा 8 के छात्रों को किसी एक शिक्षक पर रचना करते हुए पाठ योजना का निर्माण करना है, जो कि आपको स्वयं करना है। बेस्ट ऑफ लक। यह भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नेक्स्ट पेपर की पीडीएफ लेने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, श्याम सुंदर पंचारिया सिंधु। और नंबर मेरे ये दे रखे हैं आपको, जो भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आप ऐड हो, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप सभी अच्छे से पेपर देकर आएंगे, आशा करता हूँ। और यहाँ से आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे।